नमस्कार यार, बाजार में आप सभी का स्वागत है। और इससे अच्छी यारी बाजार से क्या हो सकती है कि होली के पहले हमने कहा था कि इस बार तो लाल रंग से होली खेल रहे हैं, लेकिन होली के बाद बाजार में अगर हरियाली आए तो अच्छा हो। और ऐसा सुना बाजार ने। कल भी काफी शानदार रिकवरी और आज भी हम देख रहे हैं कि मजबूत अंतरराष्ट्रीय संकेतों के बाद भारतीय बाजारों में काफी अच्छी मजबूती। 22,700, जी हाँ, ये आज का इंट्राडे हाई है और 22,685 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 0.25% से ज्यादा की मजबूती इस समय निफ्टी में 177 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। और शानदार रिकवरी जो आज देखने को मिल रही है उसमें क्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे अच्छी मजबूती कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है उसमें बैंक शामिल है, 1.25% ऊपर। ऑटो में अच्छी तेजी है, 1.25% ऊपर। इसके अलावा एफएमसीजी में 1% से ज्यादा की तेजी है। आईटी दबाव दिखा रहा था, लेकिन अब आज आईटी में भी हम देख रहे हैं 0.25% से ज्यादा की मजबूती। मेटल 1% ऊपर है। इसके अलावा फार्मा 0.5%, पीएसयू बैंकों में 1% की तेजी। रियल्टी काफी शानदार मजबूती दिखा रहा है, 0.25% से ज्यादा की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो लेवल है 22,700, ये थोड़ी सी चिंता इसलिए जता रहे हैं कि 22,750, 22,800 के आसपास एक रुकावट भी है निफ्टी के अंदर। तो क्या इस बाधा को पार कर पाएगा निफ्टी? इसी पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जो मौजूद है। और प्रदीप जी, काफी सारी आपकी प्रोडिक्शन सही रही। और अब ये बताइए कि ये जो बाधा मौजूद है, जो रुकावट मौजूद है 22,750, 22,800 की, क्या निफ्टी इसको पार कर पाएगा या इसके इर्द गिर्द अब यहाँ से वापस जो है गिरावट की उम्मीदें या डर या आशंकाएं आपको दिखाई दे रही हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। एंड देखिए, लास्ट वीक भी हमने बात किया था कि ऑलमोस्ट मार्केट में 22,850 एंड 900 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में। और जैसा कि मैंने लास्ट वीक भी बताया था, मेरा सेम व्यू ही है कि मार्केट एक टाइम करेक्शन चाहिए मार्केट में। और मुझे लगता है वो 23,000 एंड 22,000 इस जो रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और आप देखेंगे लास्ट वीक शंकर शर्मा जी एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने मनी कंट्रोल के एक इवेंट पे कि लास्ट नेक्स्ट 5 इयर्स मार्केट कोई भी रिटर्न नहीं देंगे। तो एज पर द उनका कहना जो था, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि एटलीस्ट 5 साल नहीं, कुछ महीना, कुछ एटलीस्ट नेक्स्ट 6 महीना, 1 साल तो एटलीस्ट मार्केट को एक रेंज बाउंड रहना चाहिए। सो आज तो एक अच्छा मोमेंटम है मार्केट में, लेकिन मुझे यही लगता है कि मार्केट शॉर्ट टाइम में ना बहुत सेलिंग हो गया था, बस इसीलिए एक मोमेंटम अभी आया है। सो अभी 22,850 एंड 900 एक जोन है अपसाइड में। मुझे लगता है जब तक एक क्रॉस नहीं हो पाएगा निफ्टी नेक्स्ट 23,400 23,500 तक जाने का पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तो एट फर्स्ट एक वीकली बेसिस क्लोजिंग चाहिए हमें 22,850 के ऊपर। उसके बाद ही मार्केट शॉर्ट टाइम में हो सकता है थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। सो अभी फिलहाल मेरा मार्केट में कोई ज्यादा मैं एग्रेसिव पॉजिटिव नहीं हूं, क्योंकि मार्केट ऐसा ही होता है, 2 दिन 4 दिन पॉजिटिव होगा, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे हो जाएगा। अब वो जोन रहा नहीं कि एक बुल मार्केट है, एक बेयरिश मार्केट जो है नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वीकली ट्रेंड, मंथली ट्रेंड अभी भी खराब ही है, इंडिकेटर्स खराब ही है। जो मूव आया है एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, और जो कि लास्ट वीक भी मैंने बोला था, अगर नेक्स्ट कभी भी आपको 22,200 400 जब मिलेगा उस टाइम पे मैं बाय करूंगा इस मार्केट में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट मार्केट एक टाइम करेक्शन में जाने वाला है। टाइम करेक्शन में जाने वाला है, तो अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर? क्या करें? जो एक अच्छी तेजी है उसको, उस पर भी किनारे बैठे रहें, कुछ खरीदारी करें, जो पुराने सौदे पड़े हुए हैं उनमें बेच करके निकलें? मतलब अब ठीक है, टाइम करेक्शन की बात तो आपने कर दी। अभी जो लोगों की पोजीशन फंसी हुई है वो लोग क्या करें? देखिए, जिनका पोजीशन अभी है उनको डेफिनेटली एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अलग अलग जो सेक्टर्स है बहुत नीचे आ गया था, तो अभी वहां पे बाउंस बैक भी दिखेंगे। तो जैसे बाउंस बैक सेक्टर वाइज आएंगे, उनको स्टॉक में भी बाउंस बैक दिखेगा।
तो मेरा मानना ही है, मैं तो बाइंग करूंगा सर उस दिन जिस दिन फिर से मार्केट 22,400 500 में आएगा। एटलीस्ट इस प्राइस में मैं बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मुझे एक लंबा जाना है मार्केट में और वो भी मुझे पता है कि नहीं मार्केट अभी सही नहीं है, और जो कि मैंने लास्ट 2-3 हफ्ता पहले ही बाइंग ऑलरेडी करवा दिया, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो गया, चाहे वो एक बार रेलवे सेक्टर में हो गया, तो मेरा तो 50% पैसा ऑलरेडी लग चुका है। तो इस जोन पे तो मैं खरीदारी नहीं करूंगा, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। जिनके पास है फिलहाल उनको होल्ड करना चाहिए। इस मौके पे फ्रेश बाइंग ना करें, नीचे आने पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर प्रदीप जी की तरफ से है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, कुछ शेयरों को लेकर के भी हैं, उसको एक एक करके जो है आपके लिए लेकर के आते हैं। अवनीश जी का एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, आपके भरोसे पर ही हम बाजार में रुके हुए हैं, आपका सहयोग ना होता तो इस गिरावट में बहुत पेन होता, बट आपने संभाल लिया सर। थैंक यू सर, इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियां मत कीजिए। वो सारे जो प्रदीप हल्दर जी जैसे एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने संभाला हुआ है सर आपको। और कह रहे हैं इरिडा को लेकर के इनका सवाल है। आज हम इरिडा पे अभी कुछ देर में न्यूज भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इरिडा पे ठीक है, 2 बार चर्चा हो जाएगी, कोई बात नहीं है। 209 पे लेकर के बैठे हुए हैं और बहुत दिन से ये परेशान है सर इरिडा को लेकर के अभी क्या करना चाहिए। आज काफी शानदार मूव है, काफी अच्छी खबरें भी हैं, खबर बाद में बताएंगे, तब उस पर एक बार और चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए इरिडा पे क्या करें, 4.5% ऊपर है, 144 का भाव आ चुका है। इनकी खरीद लेकिन बहुत दूर है, 209। क्या करें अभी, मतलब एवरेज करने की सलाह देंगे या वेट करने की सलाह देंगे, कुछ और ऐड कर लें? आपकी टिप्पणी क्या होगी अभी इरिडा को लेकर के? डेफिनेटली मुझे लगता है उनको एक बार एवरेज करना चाहिए, लेकिन इस जोन पे नहीं। कभी भी अगर उनको 130 135 के रेंज पे मिलेंगे तो उनको एवरेज करना चाहिए और उनको होल्ड ही करना चाहिए। हो सकता है कि नेक्स्ट 5 to 6 मंथ का एक टाइम रहेगा उनका, जो 209 का एवरेज बाइंग है वो आते आते, लेकिन उनको होल्ड करना चाहिए, एग्जिट बिल्कुल भी नहीं। इरेदा बहुत ही अच्छा कंपनी है और मुझे लगता है कि फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है और न्यूज भी पॉजिटिव है। और नेक्स्ट कमिंग जैसे ही फिर से पूरा सेक्टर भागेगा तो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। सर थोड़ा नीचे आ जाए ना, फिर उसके बाद से आप दोबारा जो है आप एंट्री लीजिएगा। अभी रहने दीजिए, अभी पड़े रहने दीजिए, ठीक है। अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं आपके लिए, अच्छी बात है। धीरे धीरे करके आपके भाव के नजदीक पहुंच रहा है, लॉस आपका कम हो रहा है, तो चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाइए और बाजार की इस तेजी का आनंद लीजिए। शुभम पांडे जी कह रहे हैं विपुल सर वेरी बिग फैन। अरे थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आपकी इस टिप्पणियां बहुत एनर्जी देती हैं। थैंक यू आप सभी लोगों का कि इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियां आप लोग जो है वो भेजते रहते हैं। इस बीच सर आज की अगर हम इस तेजी में देखें ना, तो कुछ एक शेयर जो थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उसमें जरा मैस्टेक को देखिए कैसा लग रहा है। 6.25% की तेजी आज मैस्टेक के अंदर देखने को मिल रही है। काफी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 8.5% ऊपर अब इस समय देखने को मिल रहा है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो आईटी में काफी टाइम बाद एक अच्छी रैली आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करें इस रिकवरी में जो अभी देखने को मिल रही है। हालांकि बीते कुछ दिनों में देखें तो पिटाई हुई है, लेकिन आज की इस रैली पे कुछ प्ले करने के लिए बचा है या आपको लगता है भाग गया काफी? देखिए मुझे लगता है कि सर नहीं भागा नहीं, एक्चुअली बहुत नीचे आ गया था। अपने अगर मैस्टेक के चार्ट हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 52 वीक जो हाई था 3270, तो वहां से नीचे आते आते यहाँ पे रिसेंटली जो लो किया था वो है 2113 के अराउंड। जी सो एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया है, बॉटम बनाया है वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे एक बेस बनाया है, नीचे एक पैराबोलिक पैटर्न भी बनाया, वॉल्यूम भी आ रहा है। सो मुझे लगता है एक अच्छा खासा बाइंग लेवल था 2200 एंड 250 इज अ वेरी गुड जोन फॉर बाइंग। अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में वो है 1350, और अगर 1350 के ऊपर एक बार वीकली बेसिक क्लोजिंग देता है तो हाईली पॉसिबिलिटी से फिर से 2600 का लेवल उनको दिखेंगे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा यहाँ पे। अभी होल्ड करने की सलाह यहाँ पर है आपके लिए मैस्टेक में। सर फ्रेश बाइंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है क्या अभी, क्योंकि बहुत देखिए लोग फ्रेश बाइंग के लिए अभी ना मैंने लास्ट वीक ही बता दिया था, जो परसिस्टेंट सिस्टम है उसमें डिस्कशन हमने किया था आईटी सेक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने इंफोसिस में भी डिस्कशन किया था, तो ऑलरेडी जो नीचे आया था वहां से हमने बाइंग दे दिया। फिलहाल इस जोन पे मैं फिर से बाइंग नहीं करूंगा। अगर मुझे बाय करना है, आपको याद भी होगा कि आईटी सेक्टर जब नीचे आया था हमने बताया था कि आप ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक भी जा सकते हो, अदरवाइज आप एक जो है निपॉन इंडिया आईटी इंडेक्स फंड करके एक फंड है, उसमें भी आप
चाहो तो बाई कर सकते हो, उसमें आपका रिस्क बहुत ही कम होता है एंड पॉसिबिलिटी सही है, आपको ज्यादा नैप भी उसमें ज्यादा प्राइस नहीं है और आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। तो ऐसा हमने रिकमेंडेशन दिया था और विप्रो भी दिया था, तो वहां से बहुत नीचे आया, बाद में एवरेज भी कराया। तो करेंटली इस जोन पे तो फ्रेश बाइंग नहीं होगा, क्योंकि अभी बाइंग आ रहा है तो और आने दीजिए। नेक्स्ट मेरा स्ट्रैटेजी सर सिंपल है, अभी इस मार्केट पे खरीदना है, वो भी जिस दिन मार्केट खराब होगा। नहीं तो क्या होता है ना सर, इन्वेस्टर का पैसा फंस जाता है मार्केट में। तो इसीलिए मैं इस जो मार्केट मोमेंटम है, इस मोमेंटम में बाय करना पसंद नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, अभी नहीं पसंद कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। जरा एक और शेयर देखिए सर, ये जो ओला की कल पिटाई हुई थी बुरी तरीके से, जिसमें कि कंपनी के ऊपर इंसॉल्वेंसी की पिटीशन डाल दी गई थी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के खिलाफ, और उसके बाद से कल बुरी तरह पिटाई के बाद आज रिकवर हुआ है शेयर, और करीब 8% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 50 के ऊपर फिर से पहुंचा है, 8.5 9% की तेजी। ओला इलेक्ट्रिक क्या इस रिकवरी में कुछ करें, अवॉइड करें? बहुत लोगों की पोजीशन 100 के ऊपर फंसी हुई है सर। सर 65 से मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, मुझे याद है ईच एंड एवरी लेवल पे मैंने बोला नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, और 65 से आते आते 60, 55, 50, 45 कितना नीचे आ गया। सो आज अभी एक अच्छा खासा रैली आ रहा है, जस्ट मूव है, बाउंस बैक है, लेकिन चार्ट में भरोसा अभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बाउंस बैक मूव है, जस्ट एक रैली जस्ट हो रहा है 1-2 दिन के लिए। अब 50 रुपीज के ऊपर अगर सस्टेन करेगा वीकली बेसिस, एक फ्राइडे वाला क्लोजिंग मुझे चाहिए। अगर फ्राइडे वाला क्लोजिंग मिलता है 50 के ऊपर, उसके बाद ही इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। फिलहाल अभी एग्रेसिवली एवरेज करने का कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, तो एक बार होल्ड करना एंड वेट करना ही बेटर रहेगा। एक शेयर सर जिसमें से एग्जिट लोगों को नहीं मिल रहा है, गलती से फंस गए जो लोग, जेनेसॉल इंजीनियरिंग, जब से नेगेटिव न्यूज आई है तब से इसमें लोअर सर्किट ही लग रहा है। अब 236 पे आ गया, 1100 का हाई लगाने के बाद 236 पे। अब क्या करें, कुछ बचा नहीं है लोगों के लिए, लेकिन निकलने का मौका भी नहीं दे रहा है ये। डेली 5% का सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर, जेनेसॉल इंजीनियरिंग पे? देखिए सर, यहाँ पे मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो मुझे बार बार मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि चार्ट पे ना हमेशा बिलीव करना चाहिए लोगों का, क्योंकि लोगों का एक प्रॉब्लम है, हमेशा वो बिलीव करता है कि अपना जो फंडामेंटल है कंपनी का, जो प्रोमोटर्स है उनके ऊपर हमेशा भरोसा करते हैं। तो दैट इज वाई ना मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि नेवर बाई what analyst saying about the company, never buy what promoter saying about the company, never buy a company whatever the fundamentals. Obviously फंडामेंटल मैटर करता है, फंडामेंटल के साथ आपको टेक्निकल भी देखना पड़ेगा, जैसे कि अभी इंडसइंड बैंक पे भी हो रहा है। तो बेसिकली जिनको अभी एग्जिट करने का मौका नहीं मिला, तो बहुत ही बैड लक है, लेकिन चार्ट में सर ब्रेक डाउन आ गया था बहुत पहले, 750 730 के अराउंड ही आ गया था, उसके बाद 550 पे भी आ गया था। सो बार बार मौका आपने चार्ट तो आपको मौका दिया है, अगर आप नहीं निकालते हो, अगर आप तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। सो आई बिलीव, तो यहाँ से अभी सर कुछ नहीं बचा है इमीडिएट लेवल पे, अगर कभी भी नेक्स्ट मौका मिले तो एग्जिट ही करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अच्छा है, नीचे आया है, हेल्दी करेक्शंस हो रहा है, अभी टाइम करेक्शंस भी हेल्दी होगा, उसके बाद फिर से मार्केट बाउंस बैक कर जाएगा। लेकिन ऐसे स्टॉक बुल मार्केट में ना भागता है, बेयर मार्केट में इनका जो रियल पिक्चर है वो सामने आ जाता है, तो इसीलिए नहीं रहना मैं पसंद करूंगा। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन अब ये बताइए जरा कि जो फंस गए हैं तो मतलब निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा है, करें तो करें क्या? मतलब देखिए अभी निकलने का मौका नहीं मिल रहा है इस टाइम पे, तो फिर लोअर सर्किल लग रहा है, मतलब बायर ही नहीं आ रहा है, तो सेलर कैसे निकलेंगे? तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सा सिचुएशन है। तो एक बार वेट करना होगा उनको, हो सकता है यहाँ से थोड़ा और प्राइस नीचे मिले, लेकिन जब प्राइस नीचे मिले फिर से उनको एक बार 5-10% ऊपर भी मिलेगा, उस टाइम पे एक बार उनको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऊपर आएगा फिर से प्राइस, वो एक होप के साथ बैठे होंगे कि एटलीस्ट प्रॉफिट ना आए, मेरा लॉस रिकवरी हो जाए, क्योंकि जिसके पास लॉस होता है पहला सोचता है मेरा लॉस रिकवरी हो जाए। तो वो एक फिर से एक गलत डिसीजन हो सकता है यहाँ पे वेट करना, तो उस टाइम पे उनको एग्जिट करना है। अब फ्यूचर में नहीं है तो इसलिए तो कैश में है, इतना सेलिंग प्रेशर है कि लोअर सर्किट में है, तो अभी तो चाहो भी तो आप निकल नहीं सकते हो। अभी कुछ नहीं है, इंतजार कीजिए अगर आप फंसे हुए हैं इसमें तो। और जब पूरा मतलब एक बार से सर्किट खुलने लगे, उसके बाद से एक बाउंस बैक का भी मौका आएगा। ऐसा नहीं कि सर्किट खुला नहीं तुरंत बेच दीजिए, एक मौका मिलेगा तो वहां पर आप एग्जिट कीजिए कोई भी, लेकिन रुकने की कोशिश मत कीजिए लंबे समय तक के लिए यहाँ पर।
तो एक मौका मिले, एक बाउंस बैक मिले, जहां कंफर्टेबल हो वहां पे एग्जिट करने की स्ट्रेटजी आपके लिए सही रहेगी। तो ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच जो है कुछ एक और शेयर आज जो है बजाज को लेकर के सर, बजाज एलियांस जो है वो जो है एलियांस से अब इनकी दूरी बन रही है और अब बाकी जो प्रोमोटर्स हैं वो जो है इसमें अब हिस्सा लेंगे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये दो कंपनियों पे आपका रुख जानना चाहेंगे। दोनों ही हालांकि दबाव में है। बजाज फिनसर्व की बात करें तो अभी बजाज फिनसर्व चल रहा है 1.5% नीचे, 1847 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, 8570 के आसपास चल रहा है। अ, खबर पे बाद में डिस्कशन करेंगे, पर इन दो शेयरों पे पहले आप चार्ट्स पे देख के बताइए, कुछ गुंजाइश लग रही है क्या? देखिए सर, बजाज फाइनेंस लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन किया था कि चार्ट में ब्रेकआउट है, लेकिन न्यूज नेगेटिव था। तो अभी भी मैं उस लास्ट वीक भी मैं पॉजिटिव ही था, अभी भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है। और मुझे लगता है कि फ्रेश एक न्यू 20 से 30% अप मूव हो सकता है बजाज फाइनेंस के चार्ट में, जो मुझे क्लियर कट दिख रहा है। 2022, 2021 और 2024 का जो एक रेसिस्टेंस था, उसके ऊपर जाके मंथली बेसिस पे क्लोजिंग है। सो क्लियर कट एक चार्ट में ब्रेकआउट है मंथली कैंडल पे। वो ब्रेकआउट ऐसा होता है कि सर वो कल मूव नहीं आएगा, परसों मूव नहीं आएगा, आपको दिखेंगे नेक्स्ट 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पे कभी ना कभी आपको दिखेंगे कि 5%, 10% आप है। तो क्लियर कट यहाँ से भी एक फ्रेश बाई हो सकता है, और जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए बजाज फाइनेंस का चार्ट में। और बजाज फिनसर्व सर, दोनों साथ साथ ही चलेंगे, लेकिन बजाज फिनसर्व में अभी भी उतना रैली नहीं आया जितना बजाज फाइनेंस पे आ चुका है। तो एक रेजिस्टेंस है, वो है 1940 के अराउंड। तो 1940, उसके बाद पहला टारगेट होना चाहिए 1940, एंड सेकंड जो टारगेट होगा बजाज फिनसर्व का वो है 2010। अगर 2010 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग देता है तो फिर से रैली पकड़ेगा, एंड सिमिलर टू बजाज फाइनेंस। तो दोनों काउंटर पे मैं पॉजिटिव हूँ, जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है सर, ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई होल्ड करने की सलाह बजाज फाइनेंस को लेकर के। अब जरा हर रोज सर हम एक थीम पे काम करते हैं और अलग अलग थीम लेते हैं। कल हमने गर्मी की थीम ली थी और अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग शेयर को पकड़ने की कोशिश की थी। आज सर जो थीम हम लेने जा रहे हैं वो है रेलवे। काफी बार आपसे बात भी हो चुकी है रेलवे को लेकर के, और आज इरकॉन में जो है हम देख रहे हैं काफी मोमेंटम बनता हुआ। पहले जरा खबर दिखा दीजिए इरकॉन की, क्योंकि इरकॉन पे सवाल भी हमारे पास काफी ज्यादा है। इरकॉन से शुरू करेंगे और उसके बाद से जितने आज रेलवे के शेयर हैं सब पे बात कर लेते हैं। और कुछ दर्शक के अगर सवाल भी हैं रेलवे को लेकर के तो अपने सवाल जो है आप हमें भेज दीजिए। हम इसी चर्चा में आपके प्रश्नों को भी डिस्कशन में लेकर के आएंगे। किस रेट पे लिखें ये अवश्य बताइएगा। इरकॉन की खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और इरकॉन पे आज खबर ये है कि मेघालय सरकार से आपको बता दें कि यहाँ पर इनको एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। करीब 1096 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी को। बद्रीराय कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट में इरकॉन की 26% और बद्रीराय की 74% हिस्सेदारी होगी। न्यू शिलोंग सिटी में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। और क्या शानदार मूव जो है वो आज इरकॉन में देखने को मिल रहा है। इरकॉन में हमने पहले भी देखा कि जब बाकी शेयरों में आरबीएनएल वगैरह में तेजी रहती थी, तेजी यहाँ पे भी रहती थी, लेकिन थोड़ी ठंडी रैली देखने को मिलती थी। लेकिन आज काफी शानदार अप मूव है सर, 150 के आसपास आ गया इरकॉन। एक इन जनरल व्यू आपका पहले तो रेलवे पे, और दूसरा इरकॉन कैसा लग रहा है करंट लेवल पे आज की 6.5% की तेजी के बाद? आपकी टिप्पणी सर। सर मैं प्राउडली एक चीज बता सकता हूँ, जब मार्केट ओवरऑल रेलवे सेक्टर नीचे आया था, उस टाइम पे मैंने बताया था कि रेलवे सेक्टर नीचे आने वाला है बजट 1 तारीख को। उसके बाद 25%, 20% ओवरऑल स्टॉक नीचे गिरा। उसके बाद फिर से हमने बाइंग कराया आपके चैनल में, मनी 9 पे, आपके चैनल पे, सब जगह पे बोला कि रेलवे को बाई करना चाहिए। अब प्रॉब्लम है कि जब 300 था तब लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन अब 50% नीचे डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, 150 के आसपास। तो इस टाइम पे ना लोगों को वो एक डर हो रहा है कि मैं खरीदूं, बाई करूं, या सेल करूं, या होल्ड करूं, क्या करूं। तो मेरा मानना ऐसा है कि सर सेक्टर जो है बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट जो मोदी जी का जो एक इनिशिएटिव है, जो विकसित भारत 2047, तो इसमें रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, सारा सेक्टर चलने वाला है। और इसके अंदर इरकॉन एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। मुझे लगता है 146, 145 इज अ वेरी गुड वैल्यू लेवल। मतलब लास्ट वीक हम देखेंगे कि इससे भी थोड़ा नीचे प्राइस था, अभी भी अच्छा प्राइस है। तो आज से अगर हम 6-8 महीना, 1 साल बाद बात करेंगे ना सर, ये प्राइस आपको मिलेंगे नहीं। सो मुझे लगता है ओवरऑल सेक्टर वाइज एक अच्छा
अपॉर्चुनिटी है, डिस्काउंटेड प्राइस है, अगर किसी को एवरेज करना है तो एवरेज कीजिए। इनफैक्ट इरकॉन में भी मैं पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट सर हमारा मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च होने वाला है, तो इधर भी सर हमने रेलवे काउंटर को यहाँ से ही हम बाई कर रहे हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा क्योंकि रेगुलेटर की तरफ से जैसे मैं बात करूंगा मुझे बताना पड़ेगा कि हमारा मॉडल पोर्टफोलियो अभी लॉन्च होने वाला है, तो इधर हमने ना ऐसे ही रेलवे काउंटर को हमने भी हमारा पोर्टफोलियो में ऐड किया है। सो ये ठीक। बहुत ही सर बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है इस काउंटर पे अभी बाई करना चाहिए। ओवरऑल सेक्टर में मैं पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है सर कि आपके साथ ये डिस्कशन हम चल रहे हैं। बहुत सारे जो रेलवे के निवेशक होंगे उनके अंदर थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा आपकी बात सुन करके। जैसे अब जयदास जी हैं, उनकी टिप्पणी आई है 271 पे लेके बैठे हुए हैं, तो इनकी खरीद से तो आधा है लगभग। तो क्या अभी एवरेज करने के लिए ये 147 के आसपास का प्राइस अच्छा है अगर साल भर का नजरिया रखें जयदास तो? यस सर, 147 146 इज अ वेरी गुड जोन, उनको एवरेज करना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज करने की सलाह है जयदास जी आपको। उम्मीद करते हैं उत्तर आपको मिल गया होगा। 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, तो इस पर आप रणनीति ये बना सकते हैं। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, क्योंकि इसको हम इस पूरे सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करेंगे 2:30 बजे। अगली टिप्पणी होगी सर आरवीएनएल को लेकर के। यहाँ पर ऑर्डर फ्लो काफी तेज रहे हैं, अभी 325 के आसपास चल रहा है, 333 334 के आसपास। यहाँ पे भी क्या यही स्ट्रेटजी रहेगी, या चूंकि यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेटजी में बदलाव करना चाहेंगे? पिछले एक महीने में थोड़ी सी और परफॉर्मेंस रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड किया है शेयर ने। सर एक बार तो आपका चैनल में आपका शो में मैंने बता दिया था 315 इज ए गुड जोन, तो वहां पे आया था, बाइंग हो गया, अभी 330 चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा एक बार अगर वेट कर जाते हो आप 2 4 5 दिन, कभी भी अगर थोड़ा डिप मिलता है आपको 325 320 आई थिंक मिलेंगे भी, तो उस जोन पे अच्छा बाइंग हो सकता है। नो डाउट इज आरबीएनएल ऑल्सो वेरी गुड जोन अभी है। आरवीएनएल भी अच्छा जो है जोन है, यहाँ पर भी थोड़ा नीचे आ जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन ठीक है, अभी 10-20 रुपए नीचे आ जाए तो थोड़ा सा और बेटर रहेगा। चलिए, आरवीएनएल के बाद जरा आईआरएफसी, एक और कंपनी, इस पे जरा बातचीत कर लेते हैं। आईआरएफसी पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पूरे रेलवे को लेकर के आज हम चाहेंगे, और आखिर में चाहेंगे अगर 2-3 कंपनियां चुननी हो तो कौन सी होंगी, तो वो भी आप थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि लास्ट में आपसे 2-3 कंपनियों पे ही बातचीत, रिकमेंडेशन इस पे चाहेंगे। रेलवे में अगर चुनना हो तो कैसे चुने, लेकिन अभी जिनके पास है, जैसे आईआरएफसी, बहुत लोगों के पास है, सवाल आते हैं। अभी ये इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 121 का भाव है, 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी आईआरएफसी को लेकर के? यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। देखिए अभी 111 का एक 52 एक लो बनाया था रिसेंटली, और ऑलमोस्ट जो टॉप है, टॉप से भी आप देखेंगे नियर अबाउट 50% डाउन है। सो मुझे लगता है कि आईआरएफसी भी अच्छा कंपनी है और ऐसे बाउंस बैक करेंगे, लेकिन इनका थोड़ा बीटा हाई है, मतलब रिस्क भी ज्यादा हाई है। मतलब निफ्टी जितना कंपेयर फास्ट मूव करेगा उससे भी ज्यादा बहुत फास्ट मूव करेगा आईआरएफसी। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। नो डाउट इज अ वेरी गुड कंपनी, एंड अगर थोड़ा ऐसे आपको जैसे कि 52 एक लो 111 है, अगर फिर से एक बार लो मिलता है तो उस लो पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये राय जो है यहाँ पर निकल करके आती हुई आईआरएफसी को लेकर के। सर, इनमें एक जुपिटर वैगन रहा, जुपिटर वैगन ने भी काफी अच्छे रिटर्न भी दिए यहाँ पर। अभी क्या करें, क्योंकि काफी पोजीशन लोगों की फंसी हुई है जुपिटर वैगन पे। 300 के आसपास पहुंच रहा है, 296 297, आज 2.5% के आसपास की तेजी जुपिटर वैगन में। 750 का हाई लगाने के बाद अब ये आपको 300 के आसपास कैसा लग रहा है? काफी ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है। सर 250 के अराउंड एक सपोर्ट है, मुझे लगता है कि 250 सपोर्ट होल्ड करना चाहिए, जो कर भी रहा है रेस्पेक्ट पर्टिकुलर डिस्काउंटर। तभी 296 295 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार ना 300 के ऊपर जैसे आ जाएगा, फिर से इसके अंदर एक रैली आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, तो मूव कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। मूव कैरी फॉरवर्ड अगर होता है तो उस केस में 350 340 एंड उसके बाद 400 टारगेट भी आपको दिखेंगे। तो ओवरऑल जितना करेक्शन होना था, मुझे लगता है पहला फेज, पहला जो बॉटम है रेलवे काउंटर बना लिया है। सो जुपिटर वैगन भी उनको होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए जुपिटर वैगन पे भी, यही सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच टीटागढ़ वैगन पे भी, टीटागढ़ पे भी आपकी, टीटागढ़ रेल पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। 0.25% के आसपास की तेजी है आज, हालांकि बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस आज इंट्राडे में देखने को मिल रही है, पर 700 के आसपास ट्रेड करता हुआ टीटागढ़ रेल कैसा लग रहा है सर आपको? सर रिसेंटली ना
मैं जब जिस दिन बजट का शो किया था उस दिन 10 आई थिंक 50 का एक स्टॉप लॉस भी मैंने बोला था मेंटेन करने के लिए, उसके बाद से अभी इतना नीचे आ गया। तो अभी पहले बोला था कि नीचे आने वाला है, आ गया, लेकिन अभी जो चार्ट में लग रहा है अभी भी ये जो सेलिंग प्रेशर है रुका नहीं है, क्योंकि एक सपोर्ट था 720 के अराउंड, 720-25 के अराउंड, तो ब्रेक हो चुका है। अभी 695 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी जो अलग रेलवे काउंटर पे एक सपोर्ट दिखा, लेकिन यहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रहा है अभी भी। सो कहीं ना कहीं चार्ट जो जा रहा है 670 650 के तरह। तो मुझे लगता है कि जिनके पास ऑलरेडी है उनको अगर एवरेज करने का कोई इच्छा है तो अलग स्टॉक में कीजिए, पर्टिकुलर इस काउंटर पे नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। अगर आपको लेना भी है तो यहाँ से मिनिमम और भी 50 रुपीज आप पकड़ के चलिए कि और नीचे आ सकता है, क्योंकि चार्ट में सपोर्ट नहीं ले रहा है अभी। सो एक बार वेट करना बेटर रहेगा। एक बार वेट करना ज्यादा बेहतर रहेगा, ये सलाह जो है फिलहाल के लिए टीटागढ़ में निकल के आ रही है। एक शेयर जिसने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी उस समय, जिस समय तमाम रेलवे शेयरों में काफी शानदार तेजी देखने को मिल रही थी, वो था आईआरसीटीसी। अपने सेक्टर में इसकी मोनोपोली जरूर है टिकटिंग कारोबार को लेकर के, लेकिन वैसी रैली देखने को नहीं मिली सर इसमें। फंडामेंटल चार्ट्स के आधार पर अभी क्या करें इसमें, मतलब पिछले एक महीने में करीब 3% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी क्या होगी आईआरसीटीसी को लेकर के? देखिए, लास्ट अगर हम 3 साल में देखेंगे, जो प्रोमोटर था उनका ऑलमोस्ट होल्डिंग 5% से ज्यादा डिक्रीज हो चुका है, एंड जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू के 15 टाइम्स ऊपर ट्रेडिंग हो रहा था अभी भी। सो मुझे लगता है कि देखिए, चार्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है, बहुत टाइम से नीचे आ रहा है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 550 के आगे नहीं है। तो जिनका एक सोचना है कि आईआरसीटीसी अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से भी और 80 से 100 पॉइंट्स करेक्शंस पॉसिबिलिटीज है। और अगर मार्केट भी थोड़ा टाइम नेक्स्ट 5-6 महीना नीचे रहता है तो इसे हाई पॉसिबिलिटीज की आईआरसीटीसी आपको यहाँ से 80 to 100 रुपीज फिर से डिस्काउंट प्राइस में मिले। तो बेटर रहेगा डेली डेली बाय ना करके एक बार आप वेट कर जाइए, 1 महीना 1.5 महीना, आपको 100 पॉइंट नीचे मिलेंगे। उस टाइम पे एक वैल्यू जोन आपको मिलेगा, उस टाइम पे चाहो तो आप एवरेज कर सकते हो, बट नॉट द करेंट प्राइस। ठीक सर। एक और कंपनी और उसके बाद से कौन सी कंपनी आपको सबसे अच्छी लग रही है इस रेलवे में? रेलटेल, हाल फिलहाल में अभी इसको एक खबर भी आई थी, नए ऑर्डर भी मिले, कल परसों में ही खबर थी। आज 2.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेलटेल अपने पीयर कंपैरिजन में कैसा दिखाई दे रहा है आपको चार्ट्स के आधार पर? देखिए, कंपनी तो डेट फ्री है, नो डाउट अच्छा कंपनी है, लेकिन मार्केट कैप ज्यादा नहीं है। ओनली फॉर 9,500 करोड़ 9,000 करोड़ के आसपास ही मार्केट कैप है। सो प्रॉफिटेबिलिटी भी है, 250-60 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी है, नीट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया, तो फंडामेंटल अच्छा है। तो एक बार चार्ट में ना अभी भी सपोर्ट नहीं है। चार्ट में जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 245 टू 650 के अराउंड। तो मुझे लगता है जिनको लेना चाहिए तो 245 टू 50 अगर आए उस टाइम पे। और एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादा नहीं है इसमें, मार्केट कैप ज्यादा नहीं है, तो वॉलेटाइल भी रहेगा बहुत। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशन बनाना है और रिस्क यहाँ पे थोड़ा मैनेज करना है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है। ठीक। दीपक जुगत जी का सवाल था रेलटेल को लेकर के, 382 पर लेकर के बैठे हुए हैं। क्या सलाह रहेगी सर रेलटेल पे 382 पे जिसके पास पड़े हो? देखिए, जिनके पास अभी इतना हाई प्राइस में है उनको मैं यही बोलूंगा, एक बार अगर नीचे आएगा तो एवरेज कीजिए, क्योंकि देखिए, जब स्टॉक पर्टिकुलर कोई भी भागता है, पूरा जब पूरा अपना जो इन सेक्टर भागता है तो स्टॉक भी भागेगा। लेकिन अभी ये ऐसा वाला टाइम नहीं कि पूरा सेक्टर एकदम ऊपर आएगा, क्योंकि बहुत भाग चुका था, रिटेलर्स ट्रैप हो चुके थे, तो इसलिए सब लोगों ने इतना हेवी पोजीशन हायर प्राइस में बना के रखा था। तो मेरा मानना ये है कि अभी डिस्काउंट प्राइस में है, ओवरऑल सेक्टर के लिए मैं पॉजिटिव हूं, अच्छा वैल्यूएशन में मिल रहा है। लेकिन ये जो वैल्यूएशन में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट वीक भी भागेगा। इसका मतलब ये है कि आपको वैल्यूएशन अच्छा मिल रहा है और आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। जब सेक्टर फिर से चलेंगे तब उस टाइम पे आपको मौका मिलेगा। तो आप एक बार चाहो तो एवरेज कर सकते हो, लेकिन यहाँ से 40 टू 50 पॉइंट नीचे है। ठीक सर। सर स्टील स्ट्रिप्स पे एक सवाल आया हुआ है, चूंकि रेलवे पे बात कर रहे हैं। 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और 180 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। अभी अगर हम स्टील स्ट्रिप्स की बात करें तो 175 पे है।
तो इनकी खरीद के आसपास ही है, पहिए बनाती है कंपनी रेलवे के लिए। आप कैसे देख रहे हैं स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स को 176 के आसपास? अब देखिए, स्टील देखिए ज्यादा मार्केट कैप है नहीं इसका। बेसिकली 2750 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। मतलब इसमें सर इन्वेस्ट करना इज अ वेरी रिस्की जोन। एंड देखिए, अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट वाला गेम चलता रहेगा और रिस्क भी ज्यादा है। तो जिनके पास है, मेरा सलाह रहेगा कि कंपनी मार्केट में और भी बेटर कंपनीज है वहां पे शिफ्ट होने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट पे हमारे पास कंपनी नहीं है। कंपनी सर बहुत है, पैसा कम है बस। और इसलिए इन्वेस्ट करना है क्वालिटी स्टॉक में, क्वालिटी फंडामेंटल्स में। तो बेटर रहेगा जिनके पास है। अगर कभी भी उनका लगता है कि नहीं मैं नया कोई और सेक्टर में जाऊं, तो उनको एग्जिट करके नया स्टॉक पे आप जा सकते हो। लॉन्ग टर्म व्यू पे मैं यही बोलूंगा, क्योंकि मार्केट कैप ज्यादा नहीं है तो इसमें ज्यादा रहने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है सर। अब सर मोटा-मोटा हमने, मुझे लगता है कि सारे शेयरों पे बातचीत हो गई है। कुछ एक छूटे होंगे तो फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन ये जो 7, 8, 10 शेयर हैं, जिसमें लोगों की काफ़ी पोजीशन भी है। एक जैसे बीईएमएल रह गया सर। चलिए खैर कोई बात नहीं। वो भी रेलवे में है, अगर आप चाहें तो एक टिप्पणी कर दें उस पर भी। और आपके पसंदीदा 1-2 शेयर जो आपको रेलवे में सबसे अच्छे लग रहे हैं, या फिर जो आप नया पोर्टफोलियो अपना बनाने जा रहे हैं, मॉडल पोर्टफोलियो, उनमें से कुछ शेयरों की लिस्ट अगर इधर भी लीक कर दें, तो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी। ओके। सर देखिए, बीएमएल आपने बोला, तो बीएमएल पे मेरा पॉजिटिव ही व्यू है और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म एक बॉटम भी बना चुका है। और देखिए, मुझे एक ही स्टॉक ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगता है और पूरा एंटायर रेलवे काउंटर पे। तो मुझे लगता है कि अगर आप आरबीएनएल का बात देखेंगे, आरबीएनएल बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर आप लोअर प्राइस आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि मेरा पर्टिकुलर एक काउंटर ही फेवरेट है सर। ऑलमोस्ट रेलवे में जितना भी स्टॉक्स है, ऑलमोस्ट अभी इतना अच्छा फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबको बाई करना चाहिए। और सर फंडामेंटल लेवल पे मैं एनालिसिस बहुत किया लास्ट 2-3 हफ्ते से भी। मतलब अलग मार्केट आवर्स के बाद भी मैं फंडामेंटल पढ़ता हूँ, देखता हूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू सब कुछ। मैं, मेरा पूरा फुल टीम है, वो लोग स्टडी करते हैं। तो हम पूरा ना इंटर अब रेलवे सेक्टर्स को लेके हम पॉजिटिव है। ऐसा तो 1-2 स्टॉक पे मैं एग्रेसिव नहीं रहूंगा, क्योंकि आई बिलीव हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमेशा बनाना चाहिए। 1-2 कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा सलाह यही रहेगा, ओवरऑल अगर आप जाना चाहते हो तो जो टॉप 5, जो टॉप 10 कंपनीज है उसके साथ आप जाइए, तो फिर आपका पोर्टफोलियो भी लॉन्ग टर्म में बेटर रहेगा। ठीक, तो आप किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे आरबीएनएल को छोड़ करके? अब देखिए, आरबीएनएल भी अच्छा लगता है मुझे, आईआरएफसी भी अच्छा लगता है सर। ठीक है। मुझे आईआरसीटीसी भी अच्छा लगता है, लेकिन डिपेंड करता है टाइमिंग एंड प्राइसिंग के ऊपर, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक सर। चलिए, तो ये राय जो है निकल के आती हुई है। इस पूरे सेगमेंट को हम अलग से एडिट करके जो है वो जो है हम दिखाएंगे आपको 2:30 बजे। तो आप जो लोग छूट गया है, जो लोग अभी जुड़े हुए हैं और रेलवे पे भी जानना चाहते हैं, तो 2:30 बजे जो है इस सेगमेंट को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और फटाफट जो है शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं जिन पे बातचीत नहीं हो पाई है। अब जैसे हमारे एक दर्शक हैं सोनाली जी, सोनाली गवली जी कह रही हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे 285 पे ले रखा है। कह रही क्या अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन पे एवरेजिंग करी जा सकती है क्या? तो अभी अगर हम शिपिंग कॉर्पोरेशन पे नजर डालें तो जो भाव देखने को मिल रहा है 148 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और इन्होंने 285 पे ले रखे हैं, तो लॉस काफी ज्यादा है सोनाली जी को। सोनाली जी के लिए क्या सलाह देंगे सर? आप लॉस में हैं काफी ज्यादा। देखिए, अभी 2000 करोड़ के आसपास कंपनी है, ऊपर से बहुत नीचे आया है एंड इंटर सेक्टर ही नीचे आया है। तो मुझे लगता है एक बार उनको ना सर एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, वो है 135 130 के अराउंड। क्योंकि 130 के नीचे अगर जाता है तो उस केस में हो सकता है कि और भी ज्यादा नीचे चले जाए, क्योंकि ज्यादा मार्केट कैप है नहीं, जी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सेम रहेगा और स्टॉक का पी भी नियर अबाउट 48 49 के अराउंड है। सो इस वजह से मैं ज्यादा इसमें फेवरेट, मेरा काउंटर इस नहीं है। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं एक बार मैं 1 साल वेट कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि एक बार हो भी सकता है कि उनका प्राइस मिले, तो बेटर रहेगा इस करेंट जोन पे आप एग्जिट मत कीजिए, आप वेट कीजिए। जैसे ही काउंटर में बाउंस बैक आएगा, आपका प्राइस भी डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको प्राइस भी मिलेंगे नेक्स्ट 7 to 10 मंथ्स के अंदर अंदर। तो उस टाइम पे आप एग्जिट कर देना इस पर्टिकुलर काउंटर पे। ठीक, थोड़ा वेट करना पड़ेगा मैम। 1 साल के आसपास का नजरिया रखिए, आपको आपके भाव मिलेंगे।
तो अभी वेट एंड वॉच की रणनीति रहेगी, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। निशा जी का सवाल ले लेते हैं। निशा जी हैं, निशा बदगुजर जी हैं, वोल्टास के टारगेट कह रही हैं कि मुझे बता दीजिए क्या थीम। यही हमने इस पे कल काफी अच्छी बातचीत की थी, इससे पहले भी बातचीत की, प्रदीप सर से भी मुझे याद आ रहा है कि शायद बातचीत हुई थी। इस गर्मी को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छा मोमेंटम बना है पिछले कुछ दिनों के अंदर। वोल्टास के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 1475 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिन में 3-4% चला है, एक महीने में 20% से ज्यादा की रैली आ चुकी है। अब ये टारगेट जानना चाह रही है, क्या टारगेट होगा? जिनके पास है उनको टारगेट बता दीजिए सर, और जिनसे रैली मिस हो गई है और एंट्री करना चाह रहे हैं, तो अभी भी कुछ अपसाइड बाकी रह गया है क्या? सर देखिए, लास्ट 2 साल में ना वीकली चार्ट में वोल्टास ने काप एंड हैंडल पैटर्न बनाया। सो काप एंड हैंडल पैटर्न बनाने के बाद एक फ्रेश फॉल आया, तो उसके बाद फिर से बॉटम ही मेंटेन किया है नीचे 1150 के अराउंड, 1180 के अराउंड। तो वैसे फिर से बाउंस बैक अभी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जो 1475 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, कि पहला टारगेट होना चाहिए मिनिमम यहाँ से 1540, और उसके बाद जो ऑल टाइम हाई भी है, मतलब जो 1929 है, जिससे हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटल नो डाउट बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अब देखेंगे 700 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है, 48,000 के करोड़ के आसपास अपना मार्केट कैप है। सो ईपीएस भी 21 है, इंडस्ट्री पी भी 72 है। सो नीट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन बहुत ही अच्छा है कंपनी से, और अभी जो सीजन भी चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार ना जो अभी करंट जोन है, यहाँ से भी सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15 to 20% डेफिनेटली ग्रो करेगा। एंड जितना नीचे आना था वो आ चुका है, तो इसमें फ्रेश ज्यादा रिस्क नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ से भी 15% 20% के अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। एक शेयर सर एक और इसी में, ब्लू स्टार आज काफी अच्छे मोमेंटम में है, ट्रेंड भी कर रहा था। ब्लू स्टार पे अगर देखें 5.5% की तेजी, आज में 2100 के ऊपर अप ट्रेड करता हुआ 2100 के आसपास का भाव। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट डिले है, अब थोड़ी देर में आपको 2100 का भाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर। जेफरीज की रिपोर्ट भी यहाँ पर 7 जनवरी को आई थी। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर ब्लू स्टार को लेकर के अभी, और कितना अपसाइड दिख रहे हैं यहाँ से? हाँ सर, ब्लू स्टार बहुत ही एकदम तगड़ा वाला कंपनी है, और इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप देखेंगे कि वोल्टास नंबर 1 है, ब्लू स्टार सेकंड पे है। और मुझे लगता है कि ब्लू स्टार में ना एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया, लेकिन एक ट्रिपल टॉप, एक हो सकता है ट्रिपल टॉप अपना होगा 2300 के अराउंड। तो अभी 2122 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है, तो इमीडिएट लेवल पे ना यहाँ से भी 150 से 200 पॉइंट आप मेरे को चार्ट में लग रहा है। और मुझे लगता है एक बार 2300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, क्लोजिंग होता है, तो उसके बाद एक लंबा रेस का घोड़ा बनने वाला है ब्लू स्टार। और ब्लू स्टार में मैं हाईली पॉजिटिव हूँ। देखिए वोल्टास में क्या हुआ, वोल्टास काप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, उसके बाद नीचे आ गया था, नीचे से बाउंस बैक कर रहा है। और ब्लू स्टार ने क्या किया, ब्लू स्टार अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि ब्लू स्टार एक वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी है, ऐसा यहाँ पे ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको नहीं दिखेंगे। अच्छा है, जो लेना चाहता है करेंट लेवल ऑल्सो गुड, और नेक्स्ट सीजन भी आने वाला है, तो नेक्स्ट 8 महीना 6 महीना के लिए तो बहुत ही बेटर होने वाला है ब्लू स्टार। ठीक है, 8-9 महीने के लिए काफी बेटर होने वाला है। 2 शेयर और सर जिसपे काफी ज्यादा जो है क्वेरीज हमारे पास भरी पड़ी है, एक तो टाटा पावर और एक सुजलॉन। इनको लेकर के दोनों में ही आज अच्छी मजबूती है, और काफी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा पावर अभी चल रहा है 2.5% ऊपर, 358 359 के आसपास, और इस पे जब से हमने कवरेज शुरू की लगातार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया इस गर्मी को लेकर के। इस थीम को बताते हुए अब मुझे लगता है 15-20 दिन हो गए हैं, और जिन लोगों ने भी इस पर गौर किया होगा अच्छे पैसे बना रहे होंगे अभी। लेकिन और कितना अपसाइड बाकी है? फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है कि नहीं सर? ये टाटा पावर नो डाउट इज अ गुड फंडामेंटल कंपनी, एंड आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। जो रिसेंटली फॉल आया मार्केट के कारण एंड ओवर वैल्यूएशन हो गया था शॉर्ट टाइम में, तो इसके कारण तो जिनके पास है उनको अभी फ्रेश होल्ड करना चाहिए। फ्रेश एवरेज मैं यहाँ पे करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार अगर मार्केट खराब जाता है, तो आपको फिर से थोड़ा यहाँ से 7 to 10% डाउनफॉल दिखेंगे। अगर उस केस में आप एवरेज करते हो, दैट इज गुड फॉर यू योर पोर्टफोलियो। एंड देखिए स्विट्जरलैंड पे हमने बात किया था, और हमने यही बताया था कि क्या आपको करना चाहिए। उस टाइम पे 50 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा था, मैंने बोला कि 46 इज माय स्टॉप लॉस रहेगा। तो सेम स्टॉप लॉस सर अभी भी है, 46 के अगर नीचे नहीं जाता है, तो मुझे लगता है पहला टारगेट 59 होना चाहिए, और उसके बाद 59 के ऊपर सस्टेन करता है तो 75 74 तक आपको दिखेंगे।
तो स्विट्जरलैंड आपके पास अगर है तो होल्ड कीजिए। फिलहाल अभी इस जोन पे कोई फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिए कहाँ पे रखने, लेवल सभी जरूर जो है तमाम शेयरों पे जो है वो ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करें आप। वो फिर जो है उसी हिसाब से जो है स्ट्रेटजी आप प्लान कीजिए। चलिए जरा कुछ एक कंपनियों पे जरा फटाफट नजर डाल लेते हैं, और इंडस्ट्रियल पे जरा हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, खबरें हैं वहां पर। इंडस्ट्रियल को लेकर के एक नई अपडेट आई है कि द स्क्रीन पे लेगा ये खबर, और मूडीज ने इंडसइंड बैंक की क्रेडिट रेटिंग को लेकर के पुष्टि की है, और बैंक के बीएसए को डाउनग्रेड करने के लिए रिव्यू के तहत जो है इसे रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि डेरिवेटिव खातों में गड़बड़ी से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर की चिंता भी जताई गई है मूडीज की तरफ से। और अभी अगर हम देखें तो मामूली बढ़त जो है शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी। अभी देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक में कुछ बचा सर, अभी क्या करना चाहिए? काफी पिटाई तो हो गई, फिर रिकवरी भी 2 दिन ना देख ली हमने, आज 0.25% नीचे है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इंडसइंड बैंक को देकर के? देखिए इंडसइंड बैंक पे ना सर, हमने जब 750 के अराउंड मेरा सामने आया और लाइव शो में मैं था, उस टाइम पे मैंने बताया कि आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इस पर्टिकुलर काउंटर से निकल जाइए। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स आई थिंक निकल नहीं पाए क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला ड्यू टू सम रीजन। सो मुझे अभी मैं एक चीज देख के ना बहुत हैरान हूं इसमें कि लास्ट अगर आप 15 दिन देखेंगे, 15 दिन में ब्रोकर्स के तरफ से एंड अच्छे अच्छे क्रेडिट रेटिंग कंपनी की तरफ से कुछ भी नेगेटिव चीज नहीं आया, लेकिन फिर भी स्टॉक 30% फॉल हो गया। सो दैट इज वाई सर ना, मुझे ना, मैं किसी को सुनता नहीं हूँ कभी भी, बहुत ही इंडिपेंडेंट मेरा व्यू रहता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस मैंने पहले भी देखा कि येस बैंक के टाइम में भी, उसके बाद पहले भी मैंने बहुत देखा है। सो मैंने ना लास्ट 3 दिन पहले ही डायरेक्टली इंडसइंड बैंक के जो मैनेजमेंट है उनको मैंने मेल भी किया था कि क्या नेक्स्ट उनका एक मूव रहेगा, क्या है मैनेजमेंट की तरफ से। अगर कुछ रिप्लाई आता है तो हम एनालिसिस करते, तो हमको एक बार बेनिफिट मिलेगा कि मैनेजमेंट का क्या व्यू है, मैनेजमेंट क्या बोलना चाहता है। तो कुछ अभी भी रिप्लाई नहीं आया। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली प्रॉब्लम है, एंड डेफिनेटली यू कैन मेक फुल मेनी पीपल बट यू नॉट मेक फुल मार्केट। मार्केट को ना सब कुछ पता है, और उन्होंने तो उनका गलती भी मान लिया है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है डेरिवेटिव सेगमेंट पे। सो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है। चाहे कोई भी एजेंसी से कुछ भी स्टेटमेंट आ जाए, मैं बिलीव करूंगा सर प्राइस एक्शन के लिए, और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा है, रिटेलर इन्वेस्टर्स का पैसा है, बहुत ही लोगों का हार्ड अर्न मनी है। बिल्कुल। सो मैं इसमें पॉजिटिव तभी हो पाऊंगा जब 780 और 800 के ऊपर एक वीकली बेसिक पे क्लोजिंग आएगा। अगर 800 के ऊपर वीकली बेसिक पे क्लोजिंग नहीं आता है तो मैं इस पे पॉजिटिव नहीं बनूंगा। और जहां तक सर, मैंने डायरेक्टली सीईओ को मेल किया था कि मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए जानने का, हमें तो हक है, अधिकार है कि क्या हुआ है, इसके बाद इनका क्या व्यू है। तो कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तो इसीलिए मैं इस काउंटर पे नेगेटिव ही हूं। और ठीक। अगर डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव होता ना तो अभी तक भाग गया होता, रिकवरी हो गया होता, यहाँ से एटलीस्ट 10% 50%, जो कि 10% 15% नहीं हुआ है रिकवरी। जी, चले तो लगता है जी, जी। पर्टिकुलर प्राइस एक्शन नहीं बोलना चाहता है, प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ है। प्रॉब्लम कुछ ना कुछ है, दूरी बना करके चलें इस तरह के शेयरों से। जब एक बार खराब खबरों का दिमक लग जाता है, तो धीरे-धीरे करके जो है ना वो समस्याएँ बढ़ाता ही रहता है। अगली कंपनी जो है इरडा पे हमने बातचीत कर ली है, लेकिन फिर भी जरा एक बार खबर जो है अपने दर्शकों को बता देते हैं, इरडा पे क्या खबर है। कंपनी की जो बोरोइंग है कर्ज को लेकर के FY 25 के लिए बोरोइंग बजट को बढ़ाने के लिए मंजूरी बोर्ड की तरफ से दे दी गई है, और बोरोइंग बजट को बढ़ा करके 5,000 करोड़ बढ़ाया गया है। उधार सीमा जो है 24,200 करोड़ से बढ़ा के 29,000 करोड़ के ज़्यादा कर दी गई है। तो जो बोरोइंग लिमिट बढ़ाई गई है उसके बाद हम देख रहे हैं शेयर में 4% से ज़्यादा की तेजी आज देखने को मिल रही है। अभी सर आपने टिप्पणी कर दी है, लेकिन एक बार और जरा बताइए 144 के आसपास इरडा में क्या करें? टर्म व्यू के लिए उनको होल्ड करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये जो न्यूज आ रहा है एक लॉन्ग टर्म एक बेस बना रहा है, तो डेफिनेटली जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। और एवरेज भी चाहो तो आप इस पर्टिकुलर जोन पे कर सकते हो, 144 145 140 150 का जोन इज वेरी गुड जोन, आप बाइंग करके जा सकते हो। नेक्स्ट 8 महीने से 1 साल में आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक ऐसे दिखेंगे। जी। चलिए इस बीच जो है एनबीसीसी पे जरा देख लेते हैं। एनबीसीसी को एक बड़े ऑर्डर मिले, बड़े तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ एक अच्छा ऑर्डर मिला है, करीब 45 करोड़ के आसपास का, 44.62 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है कंपनी को। और कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला है वो महात्मा गांधी
ग्रामीण औद्योगिक संस्थान से मिला है। करीब 44.62 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है, जिसकी वजह से आज शेयर में शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिल रही थी और अभी भी शेयर उस तेजी को होल्ड करता हुआ 1.5-2% के आसपास की मजबूती एनबीसीसी में है। सर, नया ऑर्डर मिला है, अच्छी मजबूती है, आपकी टिप्पणी? सर मुझे लगता है जितना नीचे आना था शॉर्ट टाइम के लिए तो नीचे आ चुका है, मंथली बेस पे बॉटम बना चुका है। क्योंकि मंथली बेस पे ना ऑलमोस्ट 68-70 जोन है, तो मुझे लगता है खराब हो सकता है अगर फिर से 70 के नीचे चला जाएगा। तो जब तक 70 के नीचे नहीं जा रहा है, इज हाईली पॉसिबिलिटीज की ब्रेकआउट आया था, उसके बाद का रिट्रेसमेंट हो रहा है, और रिट्रेसमेंट के बाद हमेशा ना एक बेस बनाता है, तो ये बेस बनाने का काम अभी चल रहा है। तो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। ये जो रैली है, ये रैली मुझे लगता है कि नेक्स्ट होल्ड होना चाहिए, एंड 85, 89 जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में दिखेंगे। ठीक है सर। स्टार सीमेंट पे जरा बात कर लेते हैं। स्टार सीमेंट पे असल में खबर ये है कि असम की सरकार ने ये ऑक्शन करवाया था बोरो हुडोंग चूना पत्थर ब्लॉक के लिए, और वो कंपनी ने जीत लिया है। उसके लिए कंपनी जो है वो प्रिफर्ड बिडर जो है वो घोषित की गई है। करीब 4,400 हेक्टेयर का एरिया होगा, जिसमें से करीब करीब 14.67 करोड़ टन चूना पत्थर के भंडार का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। और इस को जो है जीता है स्टार सीमेंट ने असम के अंदर, और उसी के चलते स्टार सीमेंट में आज जो है तेजी देखने को मिल रही है और स्टार बना हुआ है। 2.5% के आसपास की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। 209, 210 के आसपास इस समय का स्तर देखने को मिल रहा है। सर, ये जितनी छोटी कंपनियां हैं उस पर ये बज लगातार बने रहते हैं, कोई हो सकता है बड़ी कंपनी एक्वायर कर ले। आपकी टिप्पणी क्या होगी स्टार सीमेंट को लेकर के? देखिए फंडामेंटल सर उतना खास मुझे लगता नहीं है। 8,000 करोड़ की आसपास ही कंपनी है, ठीक है, ज्यादा तो है नहीं इसमें कुछ। अगर आप देखेंगे कहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट का मार्केट कैप, मार्केट विजिबिलिटी, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, 15-20 टाइम्स आप है। तो स्टार सीमेंट पे इतना खास मुझे नहीं लगता है। और प्रोमोटर होल्डिंग भी देखेंगे कि लगातार डिक्रीज हुआ है एवरी ईयर्स, और चार्ट में मुझे लगता है देखिए इतना खराब नहीं है। फंडामेंटल्स अलाइन नहीं करता, दैट इज ओके, बट टेक्निकली अभी नीचे नहीं आया है। सो टेक्निकली मुझे लगता है कि और नीचे आना पॉसिबल है। अभी 296 एंड 300 एक जोन है, मुझे लगता है कि वहां पे आना चाहिए। एंड सॉरी, 190 एंड 196 इज ए जोन, मुझे लगता है कि वहां पे आना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि सर देखिए फंडामेंटल जो चीज है यहाँ पे, एक चीज बहुत ही है कि 65, 69 एक पी जो है, मुझे लगता है कि पर्टिकुलर इस काउंटर के लिए बहुत ही हाई है। तो इसलिए मैं एक बार वेट करूंगा। और मंथली चार्ट पे देखिए कंसोलिडेशन पैटर्न हो रहा है, बहुत टाइम से ऊपर नहीं जा रहा है। 244 इज ऑल टाइम हाई, एंड मुझे लगता है कि एक बार ये जो 244 से लेके 200 के जो रेंज है ना, इसके अंदर अभी फंसा रहेगा। तो जब तक ये जो रेंज है, रेंज ब्रेकआउट नहीं आएगा तो अल्टीमेटली चलेगा नहीं। और मार्केट में फंडामेंटल भी इतना हाई नहीं है, 8,000 करोड़ के आसपास ही कंपनी है। सो थोड़ा कम क्वांटिटी रखना है इसमें। ठीक है सर, ये राय जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है। इस बीच सर, एक शेयर आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। हीरो मोटोकॉर्प में क्या इस समय स्टॉप लॉस टारगेट होनी चाहिए, हमारे एक दर्शक जानना चाह रहे हैं। अभी अगर हम देखें 1% के आसपास की तेजी यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है। 6246 से करेक्ट होकर के 3529 तक आ गया है। पहले तो ये कि फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है। दूसरा कि जिनके पास है हायर लेवल पे, उनको अब क्या करना चाहिए? बहुत लोग कह रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प से टीवीएस ज्यादा बेटर हो गया है। काफी सारी जो सेल्स नंबर हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है हीरो मोटोकॉर्प पे। देखिए बहुत ही ऊपर से नीचे एक झटका लगा है, रिसेंटली बहुत नीचे आ गया है। लेकिन ऐसा मानना गलत होगा कि यहाँ पे बेस ऑलरेडी बना चुका है, क्योंकि चार्ट में अभी भी जगह है। 3,100, 3,200 तक जाने का हाईली पॉसिबिलिटीज है। तो थोड़ा तो रिस्की जोन है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं करना चाहिए, एक बार उनको वेट करना चाहिए। एक बॉटम बनाए, एक बेस बनाए, उसके बाद यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करना चाहिए। और रही बात सर टीवीएस मोटर का, टीवीएस मोटर ने लास्ट 2-3 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है। और मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर भी ऑलमोस्ट जो ऑल टाइम हाई था उनका 2950, 2950 के अराउंड, तो उससे अभी नीचे आ गया है।
ये जो अभी रेंज बना रहा है सर, एक बेस बना रहा है, एक टाइम करेक्शन में जाने वाला है, तो नो डाउट टीवीएस मोटर मुझे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों में अच्छा लगता है। ठीक है सर। आज बीएचईएल काफी तेज हो रहा है। हम जरा हमारा टाइम भी हो गया ब्रोकर्स के ब्रोकर बोले सेगमेंट का, लेकिन एकदम से इस शेयर में तेजी आई है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 200 के आसपास अब पहुंचता हुआ बीएचईएल का शेयर। खबर यहाँ पे नहीं मिल रही है क्या है, लेकिन हाँ शेयर में जो है रिकवरी तेजी से आ रही है। सर 200 के आसपास बीएचईएल ठीक लग रहा है, थोड़ा स्लो मूवर है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए 200 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, पहला टारगेट होना चाहिए 210 एंड सेकंड टारगेट 215 तक जाना चाहिए। बस 3 से 4 दिन मैक्सिमम, एक हफ्ता का मैं टारगेट दे रहा हूँ इसमें। तो नो डाउट इज ए गुड कंपनी, अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ, एक बेस बनाया और आज डे हाई पे भी अभी ट्रेडिंग हो रहा है, तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, ऐसे आपको अच्छा खासा रैली दिखेंगे। ठीक सर। इस बीच अकरम साहब ने सवाल तो इतना लंबा भेजा है, 5000 शेयर 104 के भाव पर ले रखे हैं। कई बार उन्होंने भेजा, रुद्रपुर से हैं, लेकिन शेयर का नाम नहीं भेजा है। तो ऐसे मत कीजिए, शेयर का नाम भी भेज दीजिए। अगर अभी नहीं तो 1 बजे तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है ब्रोकर बोले का। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, और हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम शेयरों को लेकर के, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं। उनमें से कई सारी रिपोर्ट्स को खंगाल करके कुछ एक शेयरों पे बात करते हैं। हर्ष के साथ पास चलते हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी है? सबसे पहली कंपनी सरकारी डिफेंस है, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करते हैं। यूबीएस की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 4800 का टारगेट दिया है। लेकिन आपको बता दें इससे पहले का जो टारगेट था वो 5700 रुपए का था। उसके हिसाब से काफी नीचे इन्होंने टारगेट सेट किए हैं, लेकिन अभी भी मौजूदा भाव से करीब 40% का अपसाइड इनको दिख रहा है। क्या इन्होंने कहा है वो हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो उनका ये कहना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी के पोटेंशियल ग्रोथ में थोड़ा सा फीकापन देखने को मिल सकता है, ये पहली चीज कही है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो डिफेंस ऑर्डर की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण साल रहेगा ये कंपनी के लिए। तो यहाँ पर फोकस करना होगा कि वित्त वर्ष 2026 कैसा रहता है। इसके अलावा इन्होंने जो एचएएल की सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स नेक्स्ट जनरेशन एरोस्पेस, उसके लिए कहा है कि ये जो है ये काफी बेनिफिशियरी हो सकती है, क्योंकि इसके पास एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक मिलती हुई दिख सकती है। वित्त वर्ष 2027 तक ये 3 गुना इसकी जो ऑर्डर बुक है वो हो सकती है। इसके साथ ही इन्होंने, अगर आप यहाँ पे बात करें रेवेन्यू की और अर्निंग की बात करें, तो 19% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ वित्त वर्ष 2028 तक जाती हुई दिख सकती है। जो अगर आप नंबर्स की बात करें तो ब्रोकरेज ने नंबर्स की भी बात की है यहाँ पे कि Q3 में जो यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट रहा था वो करीब 14% रहा था। और खासकर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया था वो यहाँ पर सरकार की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एयरक्राफ्ट के जो ऑर्डर थे वो इंपॉर्टेंट थे। तो इनका ये कहना है कि आने वाले सालों में जिस तरीके से ऑर्डर यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मिलते हैं एयरक्राफ्ट को लेकर, ये भी की फैक्टर रहेगा जिसको मॉनिटर किया जाएगा। चलिए रेट जो है घटाए गए हैं, भाव का जो टारगेट था उसे घटाया गया है, लेकिन सर एचएल लग कैसा रहा है? आपकी टिप्पणी क्या होगी एचएल को लेकर के? डिफेंस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है और अब घरेलू नहीं भारतीय विदेशी बाजारों से भी ऑर्डर आ रहे हैं। अगर साल 2 साल रखना हो तो कैसा लग रहा है आपको एचएल का भाव? 3557 के आसपास आज काफी तेज है, 3.5% के आसपास की तेजी है एचएल के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए सर लास्ट वीक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जब 3150 3200 के जोन के आसपास था, एंड ऑलरेडी मुझे लगा कि बहुत नीचे आ चुका है। मतलब ऑल टाइम जो हाई है 5620 के अराउंड अब देखेंगे तो वहां से ऑलमोस्ट अब नियर अबाउट 40-45% तो नीचे आ ही गया है। और नंबर 1 कंपनी है डिफेंस में, म्यूचुअल फंड के पास हाईएस्ट स्टेक करके बैठा है ऑलरेडी, और 27 के आसपास पी चल रहा है। 2,38,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो लिक्विडिटी का तो प्रॉब्लम भी नहीं है और कंपनी के पास लोन भी नहीं है इतना अच्छा, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रहा है। और मुझे इतना अट्रैक्टिव वैल्यूएशन अभी भी लग रहा है कि मेरे को लगता है कि सर यहाँ पे जो आपने टारगेट बताया 4,800, डेफिनेटली मैं भी एग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि पहला जो टारगेट होना चाहिए यहाँ से वो है 3,800 का, और अगर 3,800 के ऊपर क्लोजिंग देता है एक वीकली बेसिस पे मुझे क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है अगर आपके पास एटलीस्ट 1.5 से 2 साल है तो हाई पॉसिबिलिटी से जो नया 52 वीक लाइफ टाइम हाई है वो भी आपको दिखेंगे। सो दिस इज ए रियली वेरी वेरी गुड जोन, फेयर वैल्यूएशन पे अभी भी मिल रहा है मौका।
अब लोगों का सर प्रॉब्लम है कि जी जब 5,500 था उस टाइम पे ना किसी को पसंद नहीं आ रहा था, उस टाइम पे लग रहा था कि बहुत यार क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। अब ये जो जोन आ गया है, इस जोन पे भी लोगों को बहुत डर लग रहा है। ऐसा नहीं लगता है मुझे, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। एंड यही एक काउंटर है जो डिफेंस में, इंटर डिफेंस में इंटर द DIS जो है सबके पास ज्यादा होल्डिंग है, तो मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। बाय करके चलना चाहिए। और इस बीच 22,750 के पार निफ्टी शानदार अपमूव जो है बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है। 22,774 का इंट्राडे हाई, 22,763 का मौजूदा लेवल है। तो आज का दिन भारतीय बाजारों में काफी बल्ले बल्ले का माहौल देखने को मिल रहा है। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, दूसरी कंपनी बताइए। बिल्कुल सर, दूसरी कंपनी देवयानी इंटरनेशनल है। इसमें भी जो ब्रोकरेज है वो बल्ले बल्ले की बात ही कर रहे हैं। हम लोग आपको बताए थे, देखिए मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 230 का टारगेट दिया, अभी स्टॉक 150 के आसपास है, तो इस हिसाब से इनको 54% का अपसाइड दिख रहा है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि 3 साल के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टॉक डबल हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 300 के लेवल पे जाता हुआ भी स्टॉक दिख सकता है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है बेसिकली अपने व्यूअर्स को बता दें कि जो KFC हो गया या फिर पिज्जा हट हो गया या कोस्टा कॉफी हो गई, तो उसकी ये फ्रेंचाइजी चलाती है कंपनी, ऑपरेट करती है। अब इनका ये साफ तौर पे कहना है जो बजट में कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए ऐलान किया गया उसका फायदा यहाँ होता हुआ दिखेगा। KFC काफी मेजर रोल यहाँ पे निभा सकता है कंपनी की ग्रोथ में। एक्सपेंशन प्लान पे काम चल रहा है थाईलैंड पे, खास तौर पे यहाँ पर KFC की ब्रांचेस और ओपन की जा रही हैं और दूसरे देशों में, तो ये एक की फैक्टर है जिस पर यहाँ पे ध्यान दे रहा है ब्रोकरेज। साथ ही इन्होंने कहना है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है यहाँ पर वो भी 10 से 11% रह सकती है, जिससे मार्जिन्स में सुधार होगा। लेकिन इन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से Q3 के नंबर्स में यहाँ पर आप देखें तो डिक्लाइन देखने को मिला, 87% की यहाँ पर डिक्लाइन प्रॉफिट में देखने को मिला। अब आने वाले क्वार्टर में यहाँ पे स्थिति बेहतर नंबर्स में देखने को मिलेगी। चलिए, देवयानी इंटरनेशनल सर 230, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेकर के काफी लोग बुलिश दिखाई दे रहे हैं। मैक्वेरी का मानना है 230 का टारगेट, आपके टारगेट क्या होंगे सर? देखिए सर, बेसिकली फंडामेंटल में ना एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, रिसेंटली ना लॉस पोस्ट किया है, ऑलमोस्ट 39 करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट किया है। सो यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल मुझे एडजस्ट नहीं हो रहा है। और रही बात सर चार्ट का, टेक्निकल चार्ट का, तो बेसिकली देखिए एक कंपनी बेसिकली एक रेंज बाउंड पे ट्रेडिंग होता है। लगातार देखेंगे 2022 2023 पे परफॉर्मेंस एक्चुअल में नहीं आया, तो हायर केस में 220 एंड लोअर केस में 140 एंड 135 इज जोन, तो हमेशा रेंज बाउंड पे ट्रेडिंग होता है। सो अभी जो प्राइस चल रहा है एज पर द टुडे करंट मार्केट प्राइस 150 के अराउंड, सो नीचे लोअर साइड है ही नहीं। तो टेक्निकली टारगेट होना चाहिए अगर 130, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 130। सो 130 इज अ जोन, मुझे लगता है कि 130 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर कभी भी जाता है तो आपको पर्टिकुलर स्टॉक में रहना नहीं है। सो अगर आपको करंट जोन से बाय करना है तो मुझे लगता है एक बार आपको 170 एंड उसके बाद 180 मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर यहाँ से ऑलमोस्ट 50 to 60 पॉइंट ही आप मोमेंटम में देखता हूं। अगर उसके ऊपर जाके वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पे क्लोजिंग आता है, सस्टेनेबल होता है और फंडामेंटल भी नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में ठीक होता है, उसके बाद मैं ज्यादा बुलिश हो पाऊंगा। अदरवाइज इसमें मेरा ज्यादा बुलिश नहीं हूं मैं। चलिए ठीक है। 2 कंपनियां बाकी हैं, हर्ष चाहेंगे दोनों की अपडेट फटाफट दोनों पे दे दीजिए ताकि अगले कार्यक्रम के लिए फिर हमको विलंब हो रहा है। जी बिल्कुल, अगला जो स्टॉक है सोना BLW स्टॉक है। यहाँ पर ऑटो एंसिलरी कंपनी है, सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 570 का टारगेट दिया है, लेकिन इन्होंने अपने टारगेट को घटाया है। 490 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। अब इनका कहना क्या है, इनका देखिए साफ तौर पे कहना है कि जो तमाम ऑटो मेकर्स कंपनियां B2B, बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पर जो भी ट्रेड किया जाता है उनके मुकाबले यहाँ पर जो सोना BLW है उनका जो ऑर्डर बुक है वो काफी मजबूत है। इसके साथ ही लंबे समय के लिए अगर जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आउटलुक देखें वो बेहतर इनका दिख रहा है। लेकिन साथ में जो ग्लोबल सेंटीमेंट से कमजोर हुआ है उसका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही ना सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो मौजूदा यहाँ पर जो ऑर्डर्स हैं उसमें भी डिले देखने को मिल सकता है, धीमापन देखने को मिल सकता है, इसलिए एस्टिमेट्स भी घटा दिए गए हैं। और साथ ही टारगेट मल्टीपल जो है वो 45 गुना से घटाकर 42 गुना कर दिया गया है। इसके बाद अगली कंपनी हम लोग लेके आते हैं, PVR की बात कर लेते हैं। यहाँ पे PVR, ये देखिए नोवामा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 1765 रुपए का टारगेट दिया, अच्छा खासा अपसाइड इनको दिख रहा है। यहाँ पर क्यों दिख रहा है,
हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। तो देखिए सातवां उनका कहना है कि कैलेंडर ईयर 2024 भले ही कंपनी के लिए अच्छा ना रहा हो, लेकिन जो अब नया कैलेंडर ईयर शुरू हुआ है, इन 2 महीनों में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। खास तौर पे छावा का सपोर्ट जो है वो यहाँ पर मिला है और फरवरी में 1245 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है, जो कि पोस्ट पेंडेमिक के बाद से सबसे अच्छा कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साउथ की तरफ एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, 40 से 50 स्क्रीन्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। हॉलीवुड में लाइनअप चल रहा है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे जो हिंदी मूवी इंडस्ट्री है वो भी काफी ग्रोथ कर रही है। अच्छी मूवीज आने वाले दिनों में लाइनअप है, तो उसका फायदा भी यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। उसका फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई पिक्चरों से ज्यादा अगर छावा को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है ये जो पुरानी री रिलीज हो रही है फिल्में ना, वो भी काफी अच्छा बिजनेस करें, तो उसका भी फायदा जो है यहाँ पीवीआर को होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर सोना बीएलडब्ल्यू पे 570, पीवीआर पे 1765 के टारगेट, आप चार्ट्स देख के बताइए कैसा लग रहा है। देखिए सोनार बीएलडब्ल्यू में सर मुझे लगता है कि देखिए प्रोमोटर होल्डिंग जो था ऑलमोस्ट लास्ट 3 साल में 40% डिक्रीज हो गया है। सो मैं ना यहाँ पे थोड़ा शॉक्ड हूँ, क्योंकि 2022 में भी जहाँ पे प्रोमोटर के पास 67% 68% होल्डिंग था, आज के डेट में लास्ट क्वार्टर का अपडेट है ओनली फॉर 28% है। तो बाकी प्रोमोटर के पास कुछ है ही नहीं, तो इसलिए एक थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि आई बिलीव कि अगर कंपनी के प्रोमोटर के पास ही लगातार साल में बार बार डिक्रीज आता है होल्डिंग में, तो उस कंपनी में मैं थोड़ा न्यूट्रल रहता हूँ। और देखिए अभी चार्ट में ना जितना नीचे आना था आ गया है, और एक शॉर्ट टर्म में ना एक स्टॉप लॉस है वो है 460 के नीचे अगर जाता है तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। तो लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाय करने का भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा सोनार बीएलडब्ल्यू में। और पीवीआर में देखिए पीवीआर लगातार लास्ट 2 से 3 साल ऐसा न्यूज बहुत बार आया है, लेकिन रिटर्न अल्टीमेटली नहीं दिया है, अल्टीमेटली नेगेटिव ही रिटर्न है। सो कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद फिर से नीचे आ गया है। सो अगर हम करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखते हैं कि टॉप से नीचे इतना आ चुका है, तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए। 932 चल रहा है, 820 तक आ सकता है। अगर नेक्स्ट 1-2 महीने में कभी भी यहाँ से आपको 50 to 60 पॉइंट 40 पॉइंट कभी भी नीचे मिले, तो आप पीवीआर को बाय करके चलिए। और लेकिन एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है, वो है 780 के नीचे अगर चले जाता है कभी भी, तो मुझे पीवीआर में भी नहीं रहना है। अभी एक बेनिफिट ये है कि जितना टॉप था ऑलमोस्ट 52 हाई है 1740 के आसपास, वहां से कितना नीचे आ गया। ऑल टाइम हाई आप देखेंगे कि 2150 के आसपास ऑल टाइम हाई है, तो वहां से अभी 930 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। सो वैल्यूएशन वाइज तो अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे रिस्क नहीं लेना है, और इसलिए मुझे एक 820-830 के अराउंड मुझे बाय करना है। फिर भी मुझे 780 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए ठीक है हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? सर ड्यूरिंग द सेशन जो भी स्टॉक में हमने डिस्कशन किया है, अभी तक हमारे कोई पोजीशंस पर्सनली एंड हमारे और कोई अदर्स एनालिस्ट के पास पोजीशन नहीं है। एंड सिक्योरिटीज मार्केट बहुत रिस्की है। एक बार इन्वेस्ट करने से पहले जो भी इन्वेस्टर्स व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, उनका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इन्वेस्ट करें। थैंक यू सर। प्रदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।